हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपना स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, जिसमें पार्ट 2 में अपन ने डिस्कस किया था इंडियन जो एग्रीकल्चर के सेक्टर था वो कैसा था, उसमें कैसे एक्सप्लोइटेशन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल बैकवर्ड रह गया था ना। उसी के अंदर अपन उस नेक्स्ट पॉइंट पार्ट आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। उसने एग्रीकल्चर के अलावा ब्रिटिश जो इंडस्ट्री सेक्टर था उसके अंदर भी एक्सप्लोइटेशन भी किया, जिसके कारण जो अपने इंडिया की इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुआ, बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पाई। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री। देखो सबसे पहले बात ये आती है कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि जो अपनी इंडस्ट्री थी पहले से, जो अपने वर्क कर रही थी, जो कंपनियां छोटे छोटे व्यापार जो काम कर रहे थे उनको बिल्कुल ख़त्म करना। ख़त्म कैसे करना, वो तरीके क्या थे उनके, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे, जिसके कारण अपने इंडिया की इंडस्ट्री क्या होगी, बिल्कुल ख़त्म होती चलेगी, बिल्कुल डिकी हो गई, तो इसमें डिक्लाइन हो गई। इसमें अपन क्या देखेंगे कि जो हैंडीक्राफ्ट थे हमारे इंडिया के, जो हैंडीक्राफ्ट से जो हाथों से बनाए जाते थे जो भी प्रोडक्ट, वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते थे विश्व के अंदर। तो ये सबसे पहले उनकी खासियत थी। ब्रिटिश जो रूल लेके आए उनको ये कहना था, वो ये चाहते थे कि जो सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट को बिल्कुल ख़त्म करना है, जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि ख़त्म करने का मतलब ये हुआ कि वो तभी ही खुद का जो इंडस्ट्री थी उसको यहाँ पे स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो सबसे पहले उनका यही मकसद था कि जो भी अपने हैंडीक्राफ्ट थे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, उनको क्या करना, धीरे धीरे जो भी उनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी, मतलब कि भेदभाव जो पॉलिसीज़ थी जो ब्रिटिश में अलग अलग तरीक़ों से यूज़ की जाती थी और यहाँ अपने इंडिया के अंदर अलग थी, वो लेके आए, जिसके कारण जो अपने इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो देखिए बिल्कुल ख़त्म होता गया, जल्द ही विलुप्त हो गया। तो उन ब्रिटिश गवर्नमेंट लैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट दूसरा कारण था। सबसे पहला कारण तो उन्होंने क्या किया कि जो ट्रेडिशनल थे हैंडीक्राफ्ट उसको ख़त्म किया। दूसरा कारण था कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री जो बनाई उन्होंने, मॉडर्न इंडस्ट्री का कहने का मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद के थ्रू जो कंपनियां बनाई गई थी, वो कहने को ही वो क्या थी कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट वो खुद कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था उसके अंदर, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने किया ही नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अपन ने देखा था कि उन्होंने खुद का प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ किया और उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा उसने नहीं किया। तो उसके अंदर जो समझने की बात सेकंड में आती है, पहले तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई जिसके कारण इंडस्ट्री क्या हो गई, बिल्कुल डिक्लाइन हो गई, कमी आ गई जिसकी, और ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स को उन्होंने कम किया। इसमें पॉइंट के थ्रू अपन समझते हैं इसका। सबसे पहले पॉइंट में देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले देखो कि हैंडीक्राफ्ट्स कैसे कम हुआ। पीरियड द ब्रिटिश रूल हैंडीक्राफ्ट्स इन द इंडिया एंजॉय द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन एक्सीलेंस एंड क्वालिटी, मतलब कि अपनी जो खुद की रेपुटेशन थी इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल हैंडीक्राफ्ट्स की, वो बहुत ही फेमस थी, है ना। एक प्रकार से क्वालिटी को लेकर लगा लो या उसकी को लगा लो, वो बिल्कुल सबसे ज़्यादा बिकते थे, यहाँ पे सेल आउट बहुत ज़्यादा होते थे। बट द ब्रिटिश राज दी कंट्रीब्यूट दे आर डीके, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद में वो बिल्कुल क्या हो गई, ख़त्म होना स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद में फ्लोइंग पॉइंट्स में भी नोटेड इन दी रिगार्ड्स, इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं वो अपने को नोटेड करने पड़ेंगे। इससे ही अपने को पता चलेगा कि इंडस्ट्री सेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे डिके हुआ, यह पॉइंट के थ्रू अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ दी स्टेट, मतलब कि सबसे पहले जो उनकी पॉलिसी थी, जो उनकी भेदभावपूर्ण जो पॉलिसीज़ थी, वो उनके जो लागू करने का जो तरीका था, जो लागू उन्होंने की गई इंडिया के अंदर, वो बिल्कुल ही अलग थी। वो कैसे थी, उसके अंदर क्या दे रखा है कि ब्रिटिश फाउंडेड इंडिया इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल एज वेल एज द बेस्ट मार्केट ऑफ द देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ब्रिटिश ये मानते थे, ब्रिटिश को ये पता था कि जो इंडिया की जो कंट्री है, इंडिया के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही सस्ता है, और साथ में जो मार्केट है इंडिया के अंदर, मार्केट बनाना बहुत ही सरल रहेगा। जो ये बात जानते हैं उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी उनके खुद की जो पॉलिसी बनाई, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उस पर पूरा कंट्रोल कर सके। और न्यू पॉलिसी कैसे बनाई, उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था। सबसे पहले पॉलिसी क्या थी, क्या अपन देखेंगे इसके अंदर, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। मेन पॉइंट देखेंगे जो कीवर्ड्स हैं, टैरिफ पॉलिसी एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। देखो रॉ मटेरियल का टैरिफ फ्री कर दिया, मतलब कि यहाँ से जब वो खुद ब्रिटेन में या खुद के इंग्लैंड में वगैरह में लेके जाते थे देश में, तो उन्हें क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स फ्री का मतलब
रॉ मटेरियल यहाँ बनती थी और वो खुद के अगर देश में अगर लेके जाएंगे, यहाँ के व्यापारी वहाँ बेचेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 500 रुपये के गुड्स को वहाँ पे भी 500 रुपये में ही बेचा जा सकता है। ये टैरिफ पॉलिसी में टैक्स वगैरह ना लगने के कारण उसकी कॉस्ट भी नहीं बढ़ती थी, तो ये टैक्स फ्री कर दिया। अब ये इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाने लगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बना दिया, टैरिफ फ्री इम्पोर्ट। देखो इंपोर्ट भी फ्री कर दिया। और इंपोर्ट किस चीज़ का, फिनिश गुड्स का। जो भी ब्रिटिश में जो गुड्स बनते थे, प्रोडक्ट बनते थे, उनको टैरिफ फ्री कर दिया। इंपोर्ट मतलब अपने देश वाले यहाँ वहाँ ब्रिटेन के यहाँ पे आके अगर वो कोई गुड्स बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उन पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जिसके कारण ज़्यादा ज़्यादा वो जो दूसरे देश के थे यहाँ आके बेचने स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण अपने इंडिया की इंडस्ट्री भी क्या हो गई, वीक होने लगी। क्योंकि वहाँ जो प्रोडक्ट बनते थे वो बहुत ही, उनके पास मशीन वगैरह थी, उन क्वालिटी भी लो आती थी, है ना, मतलब कि क्वालिटी भी उनकी मशीन वहाँ मशीनें थी, जिसके कारण उसकी क्वालिटी भी बेस्ट आती थी। और यहाँ के वो सस्ते में बेचते थे। कॉस्ट कम आने के कारण तो आपको पता है कि जितनी कॉस्ट कम आएगी उतना ही सस्ता वो गुड्स को बेच सकते हैं। इसके अंदर अपन एक मैंने छोटा सा प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस इनटू द इंडिया। देखो अपने यहाँ पे वो जो गुड्स करते थे वो इंडिया से कहाँ लेके जाते थे, ब्रिटेन के अंदर। मतलब रॉ मटेरियल का फ्री टैरिफ कर दिया, मतलब कि कोई भी टैक्स नहीं देना ही पड़ेगा। और यहाँ से जो भी फिनिश गुड्स बनते हैं उनको अगर ब्रिटेन से यहाँ बेचते हैं तो भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स यहाँ पे आने लगा बाहर विदेशों से। और इसमें एक और तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, इंडियन इकोनॉमी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ किस चीज़ का, कि हैवी ड्यूटी वाज प्लेस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। ये आपको ध्यान रखना है, जो इंडिया के जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उनके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा ड्यूटी, हैवी ड्यूटी लगा दी, मतलब ज़्यादा ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अगर वो दूसरे देश में लेके जाते हैं या दूसरे देश में एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट्स गुड्स होता है, तो उस पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये अपनी सबसे बड़ा नुकसान हो, क्योंकि यहाँ गुड्स बना, हमने बनाए, हैंडीक्राफ्ट बनाए और दूसरे देश में बेचेंगे, तो ब्रिटेन ने क्या किया, इसको ख़त्म करना था। तो ख़त्म करने के लिए टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया कि जो भी अगर यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा दूसरे देश में लेके जाएगा उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। किस चीज़ पे, सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स के। याद रखना, जो इंडिया के अंदर बनाए जाते हैं हैंडीक्राफ्ट्स उनके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये उन्होंने पॉलिसी बनाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बिल्कुल ही डिक्लाइन होने लग गया। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रिंसिपली कोर्ट्स। मतलब कि जो भी विदेशों की जो रियासत थी, ये समझ लो कि विदेशी जो लोग थे, राजा महाराजा थे, यहाँ पे शासन वगैरह करते थे। और शासन ही नहीं, ये अपने जो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो इंडिया के अंदर जो भी हैंडीक्राफ्ट्स बनते थे वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस थे। जो भी लोग यहाँ घूमने के लिए आते थे, राजा जो प्रिंसेस जो बड़े बड़े नवाब होते थे, वो क्या करते थे, यहाँ से उन हैंडीक्राफ्ट्स को खरीदते थे। क्योंकि यहाँ की जो ब्रिटिश, जो अपने इंडिया के जो कल्चर थे, जो भी गुड्स बनाए जाते थे प्रोडक्ट, वो विदेशों को बहुत पसंद आते थे, जो कि एक रेपुटेशन के कारण संभव था। सबसे पहले पॉइंट देते हैं, इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रियल हैड एक्वायर्ड इंटरनेशनल रेपुटेशन। सबसे पहले के पॉइंट क्या है कि जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट्स था, इंडस्ट्री थी, वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, पूरे विश्व भर में क्या सी प्रसिद्ध थी। किन किन में, जो भी नवाब राजा जो प्रिंसेस थे वो यहाँ पे आके थे और इस चीज़ को खरीदते थे। लेकिन दूसरी बात समझने की बात क्या है, दे यूज टू पैट्रोनिक दी हैंडीक्राफ्ट्स because of which the Indian handicraft industry had acquired international reputation। ये बात इसी के अंदर ऐड करनी है आपको। बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल दी इम्प्लाइड दी एंड ऑफ द प्रिंसिपल कोर्ट। और ब्रिटिश रूल जैसे ही यहाँ पे लागू हुआ, जो भी बाहर के लोग यहाँ से खरीदते थे वो आना बिल्कुल ख़त्म हो गए, बंद हो गए, जिसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, एंड हो गया। आगे अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। बहुत ईजी सा पॉइंट है ये। आप सिंपल सी बात ये समझना कि इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनते थे वो तो अपने देश के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट थे, इंडस्ट्री बनाती थी, लेकिन मशीन यहाँ पे तो थी नहीं। ये कहाँ पे मिलेंगी, ब्रिटिश वगैरह में, ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मशीन थी। तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल लेके जाते थे ना, वो खुद के देश में उसको क्या बनाने लगे, जो भी प्रोडक्ट है वो वहाँ पे बनाते थे। याद रखना, वहाँ पे बनाने से
मशीन, अब ये बताओ अगर किसी चीज़ की डिमांड, अगर इंडिया के अंदर उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, उसको बनाने में मजदूर क्या करते थे, एक दिन पूरा दिन लगा देते थे, बहुत टाइम लगता था, तब जाके वो गुड्स प्रोडक्ट तैयार होता था। लेकिन जो मशीन मेड तो ब्रिटेन था, उसके अंदर अच्छी अच्छी मशीनें थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, जल्दी से उन चीज़ को बनाना, उन गुड्स को बनाना शुरू कर दिया और उन गुड्स को क्या कर दिया, यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे सस्ते में और वहाँ से फिनिश गुड्स जो बनता था, क्योंकि मशीन थी, कॉस्ट तो कम आएगी, तो कॉस्ट कम आने के कारण क्वालिटी भी बढ़िया देते थे, कॉस्ट भी है ना, तो यहाँ आके उस चीज़ को बेचते थे, जिसके कारण अपने इंडिया की क्या हो गया, मशीन मेड के साथ भी कंपटीशन हो गया, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट अपने हाथों से बनाते थे और वो मशीन से बनाए हुए के कारण कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ आउट ऑफ एक्सीलेंट इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंड प्रीसियंस ऑफ द एंड क्वालिटी। और साथ ही साथ में वो जो भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो भी बनते थे, उनसे अच्छी क्वालिटी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मशीन से उनकी क्वालिटी भी अच्छी आ जाती थी। तो ये थर्ड नंबर का पॉइंट बहुत ईजी था। आगे फोर्थ नंबर का पॉइंट अपन देखते हैं। पॉइंट में क्या है कि न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, ये भी एक जिसके कारण इंडिया की जो इंडस्ट्री थी बिल्कुल कम हुई। क्यों हुई? क्योंकि न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब ये बताओ, जो भी गुड्स का जो भी प्रोडक्ट, जो भी कपड़े वगैरह बनते थे, वो बिल्कुल उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई, किनकी, जो वेस्टर्न साइड में थे, जो मतलब कि जो इंग्लैंड साइड में ब्रिटिश जो लोग थे, उनके कल्चर को अडोप्ट करने लगे इंडिया के लोग। तो क्या हो गया, दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड द अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट एंड फेवर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। इसमें की पॉइंट क्या था कि ज़्यादा ज़्यादा डिमांड चेंज हो जाने के कारण जो भी लोग थे वो बाहर के विदेशी जो कपड़े लगा लो या गुड्स के लगा लो, फर्नीचर्स वगैरह जो भी उनके द्वारा जो बनाए जाते थे, वो ज़्यादा पसंद करने लगे, और जिसके कारण अपने इंडिया के अंदर जो भी हैंडीक्राफ्ट्स बनते थे, उनके जो प्रोडक्ट बनते थे, वो उनको ख़रीदना कम कर दिया, जिसके क्या हुआ, इंडिया की इंडस्ट्री क्या होगी, बिल्कुल वीकनेस हो गई, बंद हो गई। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे ऑफ इंडिया। देखो, रेलवे का जो बनाया गया, सिंपल सी बात है, रेलवे जब बनाई गई तो याद रखना वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं बनाई, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद के बेनिफिट के लिए बनाई थी। उन्होंने क्या कर दिया, लो कॉस्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड द एक्सटेंड वेल द स्टार्ट द सर्किंग फॉर द हाई कॉस्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। जो भी इंडिया के अंदर जो भी मार्केट, ये तो पता है कि इंडिया का जो मार्केट था बहुत ही बड़ा था। इसके अंदर क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर गुड्स को पहुंचाना हो, तो जल्दी से जल्दी पहुंचाना हो, तो रेलवे सबसे बड़ा उनका साधन था। तो इन्होंने क्या किया कि रेलवे का जो सबसे पहले उन्होंने बनाई, आपको पता होगा, बॉम्बे से थाने चली थी 1853 में। इसके अंदर क्या हुआ था, सबसे पहले कि जो पहले गुड्स को यहाँ से दूसरी जगह पहुँचाना हो तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन जब से रेलवे बनाई तो उन्होंने कॉस्ट भी कम आना शुरू हो गई, और डिमांड के अकॉर्डिंग उसके द्वारा जो फिनिश गुड्स थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाना हो तो भी वो रेलवे का इस्तेमाल करते थे। तो ये बात आप ध्यान रखना, जो भी गुड्स का जो जिसके कारण उसकी कॉस्ट भी कम आती थी, और अपने जो इंडिया की जो भी कल्चर जो भी बनते थे, प्रोड्यूस होते थे गुड्स को, वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते थे, जिसके कारण उनको ज़्यादा बेनिफिट होता था। उसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ब्लिक ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, जो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके अंदर भी बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुआ, निराशाजनक ग्रोथ हुआ, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। वो किस कारण से नहीं बढ़ी, वो क्या हुआ, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट कैसे, मैंने पहले कहा था, जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, वो ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। लेकिन इसके अंदर किस कारण से हुआ, कैसे कमी आई, वो अपन देखते हैं कि सबसे पहले अंडर द ब्रिटिश राज द मॉडर्न इंडस्ट्री शो दी ओनली ब्लिक ग्रोथ ना होने का मतलब बिल्कुल ही धीरे धीरे ग्रोथ हुई, जो कि ना के जो पॉइंट है इसके अंदर, सम इंडस्ट्रियल वर एस्टेब्लाइज्ड बाय दी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, किस सेक्टर में, रेन और स्टील, शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री, इन सेक्टरों में उन्होंने क्या करवाई, उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री लगाई। दी वेक ऑफ दी वर्ल्ड वाइड स्कैरसिटी, इसका क्यों लगाई इसने, आपको समझने की बात यह है क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रिटिश को पता था उस टाइम पे क्या हुआ था, वर्ल्ड वार हुआ था, जो बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड थी उसमें गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश थी, उन्होंने ये क्या चाहते थे, जो भी चीज़ की डिमांड हो उस चीज़ में ज़्यादा उस सेक्टर में काम करना, उस चीज़ की कंपनी को लगाना। तो वेक अप द वर्ल्ड वाइड स्कैरसिटी इंडस्ट्रियल गुड्स बिकॉज द वर्ल्ड वाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, जो भी फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार था, जिसके कारण भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में। बाद में इसी का पॉइंट आता है, द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज वेरी लिमिटेड। स्टेट का पार्टिसिपेशन था, प्रोसेस था, जो चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइज करें, वो बहुत ही कम था, रुचि नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि जो भी
एरियाज़ थे वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा साइज मार्केट बढ़ाया इंडस्ट्री का, जहाँ पे ब्रिटिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हों, जहाँ पे ब्रिटिश चाहती है, एक तरीके से ये समझ सकते हो, ब्रिटिश जहाँ चाहती है वहीं पे उस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, उस सेक्टर में प्रोडक्शन किया जाए। जैसे कि अपन देखते हैं क्या किस चीज़ में, रेलवे में हुआ है ना, और देखते हैं किस किस में पावर जनरेशन में था, और जो भी पोर्ट्स वगैरह बनाए, कम्युनिकेशन की सेक्टर बनाए, तो इस सेक्टर को ज़्यादा अहमियत दी गई। देयर वॉज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वर द नेम। अपने इंडिया के पास में बिल्कुल भी कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी जिसके कारण अपन और गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। इन दी एब्सेंस ऑफ दी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया रिमेंड दी लोप साइड, जिसके कारण, इसकी कमी होने के कारण इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अपने पास अगर कैपिटल गुड्स नहीं है तो अपन उससे और गुड्स नहीं बना पाएंगे, जिसके कारण अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हो गया, बिल्कुल पिछड़ गया, लोप साइड हो गया। पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, तो इसको अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, वरना आप दोबारा जाके इस वीडियो को देखना, ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत आराम से समझाया आपको और ईजी सिंपल तरीके से समझाया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।